हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंखोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको साइंस पढ़ाती हूं। हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर नंबर 5, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम आराम से पूरा पढ़ चुके थे। उसकी जो वैज्ञानिकों ने अलग अलग जो अपनी परिभाषाएं दी है, हमने उसके बारे में डिटेल स्टडी पूरी कर ली थी। हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया था। पीएच स्केल क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अम्लीयता को मापने के लिए पीएच स्केल का यूज होता है। तो हमने पीएच स्केल हमारा कंप्लीट हो चुका था और उसके बाद हमने पढ़े थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, सम इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। तो हमने ये पढ़ लिया था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से याद करना है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, साबुन एवं अपमार्जक। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। साथ के साथ हमारा जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, रसायन विज्ञान वाला पोर्शन है केमिस्ट्री साइंस के अंदर, वो कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप सबसे पहले तो क्या कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त का शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने सिंखोरी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट, जो इसका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब सोप्स, साबुन आपने आराम से देखे होंगे घर पे। साबुन क्या होता है ये सब कुछ जानते हैं, पर क्या होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, वो बनता कैसे है, अब हम इस बारे में ये स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साबुन होता है, सोप्स आर मेड बाय हीटिंग ऑयल्स और फैट्स with sodium hydroxide or potassium hydroxide. This reaction is called saponification. वसा अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होते हैं और यही क्रिया कहलाती है साबुनीकरण। ठीक है, पहले तो ये हो गई स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन कहना क्या चाहती है, ये डेफिनेशन कहना ये चाहती है कि जैसे एक तो पहले बोला वसा अम्ल जैसे कि आपके जो भी फैटी एसिड्स होते हैं। अब फैटी एसिड्स में भी एक कंडीशन ये दी है इन्होंने, ये होती है कि आपकी जो कार्बन श्रृंखला होती है वो लंबी होनी चाहिए। कार्बन जो श्रृंखला है आपकी वो लंबी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी C15 एंड कम से कम कार्बन 15, कार्बन 17, इतनी लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, अब उनको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया NaOH। इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से स्टडी करी है। NaOH कास्टिक सोडा के बारे में आपको बहुत आराम से पूरी सारी चीज़ें बताइए कि इसके क्या गुण होते हैं, क्या उपयोगिताएं होती हैं। ठीक है, तो अगर इसके साथ गर्म किया जाए तो हमें मिलता है साबुन। ठीक है, अब कुछ फैटी एसिड्स ले लेते हैं, जैसे कुछ ले लिया हमने लाइक CH2 COO, इसको किस किया मैंने NaOH के साथ। ठीक है, KOH भी हो सकता है, KOH ले लिया, इसकी रिएक्शन होगी, इसे गर्म किया जाएगा तो हमें मिलेगा RCOONA। ये हो गया आपका साबुन और साथ में मिलेगा आपको ग्लिसरॉल। ये मिला आपको ग्लिसरॉल। ठीक है, ये होता है साबुन बनने की प्रक्रिया कि फैटी एसिड्स हैं जिनकी कार्बन श्रृंखला बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए। ऐसे फैटी एसिड्स को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर आपकी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करो तो आपको साबुन मिलता है। अब साबुन बनने की ये प्रक्रिया ही कहलाती है साबुनीकरण। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है कि ऐसा आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है कि साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुन बनने की जो प्रक्रिया है, अब क्या प्रक्रिया है आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, आपको ये इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। आपको अगर क्वेश्चन आता है साबुनीकरण क्या होता है तो आपको साबुनीकरण में बताना है कि साबुन बनने की प्रक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। और साबुन बनता कैसे है, जैसे आपको मैंने बताया कि वसा अम्लों को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। तो वो आपको रिएक्शन के साथ दिखाना पड़ेगा और वो लिखना भी पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसे कहते हैं अपन साबुनीकरण। अब साबुनीकरण में क्या होता है कि आपकी मृदु वाटर के साथ, मृदु जल के साथ, जो एकदम का जो मृदु जल होता है जिसके अंदर कम आपका खारापन कम होता है, उस पानी के साथ ही काम करता है। जो एकदम ठोस होता है, हार्ड होता है, वो वाटर के साथ ही काम नहीं करता है। अब क्यों काम नहीं करता, क्योंकि जो आपका मृदु जल होता है ना, उसके साथ तो इजीली क्रिया कर लेता है साबुन, आराम से उसमें घुल जाता है। पर जो हार्ड वाटर होगा उसके साथ क्या होगा, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं जो उस Na को रिप्लेस कर देते हैं। इस Na को रिप्लेस करने पे क्या होता है कि आपका RCOMG बन जाता है। अब ये क्या होता है, ये पानी में घुलनशील नहीं होता, ये पानी में अलग हो जाता है। आपने कभी देखा हो कि पानी बहुत खारा आ रहा हो, पानी बहुत ज़्यादा वैसा हो, तो आप देखना साबुन अलग अलग सा दिखने लग जाता है। उसके अंदर क्या, पानी के अंदर घुलता नहीं है, वो पानी के अंदर घुलता नहीं है। तो साबुन क्या काम करता है, सफाई करने का, वो सफाई करने का काम फिर वो कर नहीं पाता। इसलिए साबुन हमेशा मृदु जल के साथ काम किए जाते हैं, कभी भी कठोर जल के साथ इसका काम नहीं होता है। ठीक है, तो क्या होता है, साबुन मृदु जल के साथ हमेशा काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि
कठोर जल के अंदर क्या होता है, Ca+2 और Mg+2 के आयंस होते हैं जो इस साबुन से रिएक्ट करते हैं और जो Na को रिप्लेस कर देते हैं, Na को विस्थापित कर देते हैं सोडियम को, तो एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जो कंपाउंड बनता है वो पानी के अंदर घुलनशील नहीं होता है, तो साबुन अपना काम कर नहीं पाता, साबुन आराम से सफाई कर नहीं पाता, इसलिए उसे कठोर जल के साथ यूज़ नहीं करते हैं अपन, इसे हमेशा मृदु जल के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए पॉइंट बना के कि हमेशा मृदु जल के साथ ही काम करता है। ठीक है, मृदु जल के साथ। ठीक है, क्लियर हो गया साबुन क्या होता है। अब साबुन हो गया, अब अपमार्जक देखते हैं। अपमार्जक एंड डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट, अब मैंने आपको बोला साबुन हमेशा मृदु जल में काम कर रहा है, अपमार्जक कठोर और मृदु जल दोनों में काम करता है। अब कैसे करता है, क्या करता है मैं बताती हूँ। पहले ये कठोर और मृदु जल, तो एक दोनों में एक डिफरेंस हो गया, वो कठोर जल में काम करता है, ये कठोर और मृदु जल में काम करता है, वो सिर्फ मृदु जल में काम करता है। ठीक है, अब सेकेंड इज, अब ये क्या होते हैं, डिटर्जेंट्स आर सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या होगा, अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट होते हैं और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होते हैं। ठीक है, वो थे हमारे सिंपल, हमने जो आपके फैटी एसिड्स थे उनकी क्रिया करवाई थी सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। यहाँ पे ये कि नया टर्म है, इस टर्म को आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट एंड द सोडियम एल्किल सल्फेट। ठीक है, ये दो टर्म्स याद कर लीजिए। अब क्या होता है, इसके अंदर कठोर जल से क्रिया कैसे कर लेते हैं, एक कठोर जल से क्रिया करते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फोनेट बनता है या कैल्शियम सल्फोनेट बनता है। अब जो ये होता है ना, ये कैल्शियम सल्फोनेट, जो ये कैल्शियम है, मैग्नीशियम सल्फोनेट्स, ये पानी के अंदर घुलनशील होते हैं, आराम से घुल जाते हैं पानी के अंदर, तो इसलिए कठोर जल से क्रिया कर सकता है, इसलिए कठोर जल के साथ अपमार्जक काम करता है। ठीक है, अब बात हो गई, चलो ये समझ में आ गया कि अपमार्जक क्या होता है, सोप क्या होता है, समझ में आ गया। पर मैंने एक टर्म और यूज़ किया, आपने ध्यान दिया हो कि है ना, आपका मैंने कहा था आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं। तब आप वहाँ ही नहीं वहाँ आपके दिमाग में होगा कब सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें, कब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करें। आपको नॉर्मल साबुन बनाना है, नॉर्मल आपका सोप बनाना है, तो आप अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हो। पर कुछ माइल्ड सोप होते हैं, माइल्ड सोप जैसे कि आप अगर तो बॉडी वॉश ले रहे हो, नहीं तो आप शैम्पू ले रहे हो या शेविंग क्रीम्स ले रहे हो, तो क्या था उसके लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका जो माइल्ड सोप होता है ना, वो क्रिएट करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं। तो आपको बेसिक चीज़ समझ में आई होगी कि अपमार्जक क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं। अपमार्जक को ये नाम टर्म्स याद कर लेना, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। ये क्या करते हैं, जब कठोर जल से कैसे काम करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम अवेलेबल होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम से क्रिया करके वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फोनेट्स बनाते हैं जो पानी के अंदर इजीली घुल जाते हैं, तो आराम से उसके साथ क्रिया कर सकते हैं, उसका सफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है, आगे बढ़ें। अब क्या होता है कि ये सफाई करने के लिए हमारे एक मिसल की एक शोधन क्रिया होती है, मिसल निर्माण की। साबुन अपमार्जक से साफ करने के लिए एक मिसल क्रिया होती है, शोधन क्रिया होती है। वो कैसे सफाई होती है, कैसे क्या होता है, ये पढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये लास्ट टॉपिक है हमारा मिसल का। मिसल कैसे फॉर्म होता है, मिसल फॉर्म होने के लिए देखो, मैंने आपको बताया साबुन था, अब साबुन में RCONA था, यही था RCONA, आपका साबुन का फॉर्मूला यही था। इसने तोड़ा RCO माइनस और Na+। ठीक है, अब RCO माइनस R का मतलब क्या है, आपके हाइड्रोकार्बन्स होंगे बहुत, मैंने कहा था आपको C17 C15 कितने भी कार्बन्स हो सकते हैं, तो अगर हाइड्रोकार्बन वाला तो कितने भी हो सकते हैं। तो इसने क्या किया, RCO माइनस को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि मान लीजिए यहाँ पे COO माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, मतलब जहाँ भी एक जॉइंट आ रहा है ना, वो एक कार्बन हो गया। ठीक है, तो ऐसे कितने कार्बन हो सकते हैं, लंबी श्रृंखला है साबुन की, ऑलरेडी बताई। तो इस तरीके से इसने रिप्रेजेंट किया है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का तरीका बताया है कि RCO माइनस को उसने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा दिया, ये वाली चीज़। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब ये वाला जो पार्ट है जहाँ पे आपका आवेश है, ध्रुवीय भाग है COO माइनस, क्योंकि Na+ अलग हो चुका है, तो ये ध्रुवीय भाग हो गया। ये पोलर पार्ट क्या होगा, जल स्नेही होगा, हाइड्रोफिलिक होगा। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक हो गया। और यह हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होंगे, बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको ना C, तो ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट पे कोई भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ये जल विरोधी होगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, यानी ये वाला पार्ट होगा जहाँ से जो आपके हाइड्रोकार्बन्स कनेक्टेड है वो पानी से दूर जाने की कोशिश करेगा और ये पानी के साथ घुलने की कोशिश करेगा, ये वाला हिस्सा। तो अब ये कैसे मिसल का फॉर्म करते हैं देखिए। अब आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा है जो इसका,
ये वाले जो नीचे जो आ रहे हाइड्रोकार्बन वाले भाग थे, जो हाइड्रोकार्बन वाले भाग है जल विरोधी है, हाइड्रोफोबिक है। और ये वाले जो पार्ट्स है जो आपके COO- जो आपके ध्रुवीय भाग है, जो मैंने आपको कहा था जल स्नेही हाइड्रोफिलिक है, ये क्या होंगे, ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब मान लीजिए पानी के अंदर कोई गंदगी है या कोई गंदगी आई, अब वो गंदगी क्या होती है कि आपके इसके साथ तो घुलनशील नहीं है, आपके ध्रुवीय पार्ट के साथ तो घुलनशील नहीं हो रही है, लेकिन आपका जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, कुछ गंदगी ऐसी होती है, कुछ ऐसी गंदगी ऐसी चीज़ ऐसी है कि जो आपके हाइड्रोकार्बन में तो घुल जाएगी पर आपके पानी के अंदर नहीं घुलती है, ठीक है। तो पानी के अंदर नहीं घुली पर हाइड्रोकार्बन में घुल सकती है वो। तो क्या होता है कि जो गंदगी होती है ना, वो जैसे कोई भी ड्रॉपलेट हो गई या तेल हो गया, कुछ भी चीज़ हुई, वो क्या करती है उसके चारों तरफ ये गंदगी हो जाती है, तो हाइड्रोकार्बन इसे कवर कर लेता है और पानी ऊपर, जो पानी का जल स्नेही वाला हिस्सा है वो ऊपर की साइड आ जाता है। एक बार से और डायग्राम बना के क्लियर कर देती हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये COO-, ये हो गया जल स्नेही हाइड्रोफिलिक, और ये हो गया जल विरोधी। अब मैं कह रही हूँ कोई गंदगी है, कोई भी तेल की ड्रॉप मान लो या कोई भी गंदगी मान लो, कोई भी ऑयल ड्रॉप कुछ भी मान लीजिए, वो गंदगी पानी में नहीं घुल रही है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन्स में घुल सकती है। हाइड्रोकार्बन्स में घुल सकती है मतलब ये वाला हिस्से के साथ वो क्रिया कर सकती है पर इसके साथ क्रिया नहीं कर रही है, तो वो क्या होता है कि मिसल स्ट्रक्चर। अब ये वाला स्ट्रक्चर जो है आपको बताया था, ये इसे कहते हैं मिसल स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर को जो होता है ना आपके हाइड्रोकार्बन इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं, इसे कहते हैं मिसल स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जो गंदगी है वो इसके अंदर आ जाती है, वो इसके अंदर घुल जाती है हाइड्रोकार्बन्स के साथ, और पानी के ऊपर से आपके पानी जल स्नेही भाग है वो पानी से रिएक्ट कर ही रहा है, वो पानी से रिएक्ट करके आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है गंदगी को अपने अंदर घोल लेता है और आगे सफाई का काम करते रहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को कहते हैं, जो ये स्ट्रक्चर बना है ना, इस स्ट्रक्चर को कहते हैं मिसल संरचना। ये एक मिसल बनाते हैं, इस तरीके से सफाई का काम करते हैं कि गंदगी आपके हाइड्रोकार्बन्स में घुल जाती है और आपकी जो साफ सफाई का काम चलता रहता है। इस तरीके से साबुन अपमार्जक के द्वारा साफ सफाई का काम होता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि साबुन क्या होते हैं, अपमार्जक क्या होते हैं और उससे मिसल स्ट्रक्चर के द्वारा उसकी सफाई कैसे की जाती है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इस चैप्टर के अंदर अब सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। पहला हमने पढ़ा था अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अम्ल क्षार की सारी परिभाषाएं, लवण क्या होते हैं, लवण के सारे गुण देख लिए थे हमने, सारे वो देख लिए थे कि सभी वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी जो परिभाषाएं दी थी वो परिभाषाओं को हमने डिटेल से स्टडी कर लिया था, समझ लिया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल की दैनिक जीवन में क्या उपयोगिताएं होती है, वो कंप्लीट हो गया था। देन फिर हमने देखे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, जिनकी कि मैंने को बताया था कि उन्हें कैसे याद करना है, उनको आपको लिंक कर करके टिप्स पर बताया था। बार बार उसे रिपीट करिए, जब आगे वाला पढ़ रहे तो पीछे वाले को याद करते हुए चलिए साथ के साथ। और लास्ट टॉपिक था हमारा साबुन एवं अपमार्जक। साबुन अपमार्जक क्या होते हैं, इसका सिर्फ क्वेश्चन बनने वाला एक ये क्वेश्चन आते हैं कि मिसल स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मिसल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए। या फिर एक आता है साबुनीकरण क्या होता है, साबुनीकरण बता दीजिए, और साबुन अपमार्जक में कोई दो अंतर बता दीजिए। तो अगर आप साबुनीकरण जानते हो तो अपमार्जक में कुछ नहीं है, बस ये कि वो मृदुजल के साथ काम करते हैं, ये कठोर और मृदुजल दोनों के साथ काम करते हैं। और अगर वो चीज़ है आप एक वो बता सकते हो कि उसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है। फिर ये बाकी क्यों काम नहीं करते कठोर जल के साथ और ये कठोर जल के साथ क्यों काम करते हैं, तो ये उसके हो जाएंगे डिफरेंस। मिसल स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन कर दिया। मिसल स्ट्रक्चर भी एकदम ईजी है, दिखने में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है पर बहुत आसान है। एक बार आप देखिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस एक बार रिवर्स करके देखिएगा वीडियो को, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्त का शेयर कर दीजिए। और आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में, चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।